हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे के एग्ज़ाम्स जो अभी पोस्टपोन्ड हो गए हैं विद्यार्थियों के देख ही रहे हैं हंगामे के कारण, और विद्यार्थियों ने हंगामा भी सही किया है। दोस्तों, एनटीपीसी में एक ही बच्चे का रिजल्ट बहुत सारे लेवल में दे दिया गया है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को रिजल्ट नहीं हुआ जिसका ज़रूरी था। तो दोस्तों, उसी को देखते हुए देखिए, रेलवे, बीपीएससी सबका एग्ज़ाम अप्रैल मई में होगा ही होगा, सीबीटी 1 भी होगा। तो दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए आप स्टडी में लग जाइए और मेरा वीडियो देखते रहिए। आज मैं दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, कांग्रेस में जो गरम और नरम दल बना, जो विभाजन हुआ, तो वो विभाजन क्यों हुआ और उसके क्या क्या परिणाम हुए, और विभाजन के बाद दोनों फिर गरम दल और नरम दल में कौन कौन से नेता शामिल हुए, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो उसकी हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो आज का मैं क्वेश्चन लेता हूं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको अच्छे वीडियो मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। बिहार करंट अफेयर्स भी मैं डालने वाला हूं, पूरे ईयर का करंट अफेयर्स मैं आपके लिए डालने वाला हूं दोस्तों, 1 साल का, और पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए वीडियो के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया। देखिए, महात्मा गांधी के भारत में आने से पहले बहुत सारी घटनाएं हुई जिसमें एक राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को तय किया। तो देखिए, 1898 का इटली अबसीनिया युद्ध, ये इसने इटली की औपनिवेशिक शक्ति क्या हो गई, पराजित हो गई थी इस युद्ध में। ठीक है, औपनिवेशिक शक्ति जो है पराजित हुई। ठीक है, इटली और अबिसिनिया के बीच युद्ध हुआ। फिर इससे 1899 से 1901 के बीच चीन में 1899 से 1901 के बीच चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन, ठीक है ना, ये साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाया गया था बॉक्सर आंदोलन, तथा रूस पर जापान की विजय भी ने प्रभावित किया। ठीक है, 1905 में जापान की रूस पर विजय। ठीक है, 1905 में जापान ने रूस को क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो ये सारी चीजों ने जो है दोस्तों क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित किया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए ये कब कब हुआ। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। देखिए, कांग्रेस के नरम दल के जो नेता थे उनके आंदोलन की पद्धति को राजवंश बंध्य पद्धति कहा जाता है। देखिए, जिस मैं बता देता हूं, उसको बोलते हैं, उस पद्धति का नाम है राजवंश बंध्य पद्धति। ठीक है, राजवंश बंध्य पद्धति। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन। ठीक है, राजवंश बंध्य पद्धति अपनाई थी नरम दल के नेताओं ने। ठीक है, अर्थात इसका मतलब होता था प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग की थी। इन्होंने अंग्रेजों से प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना था। राजवंश पद्धति का मतलब था, इसमें 2 चीजें शामिल थी। एक शामिल थी दोस्तों क्या, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी। प्रशासन में क्या थी, भारतीयों की भागीदारी की मांग थी, भारतीयों की भागीदारी की मांग थी। ठीक है, भागीदारी। और दूसरा क्या था, राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, क्या उत्पन्न करना, राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। ये 2 चीजें थी इसमें। निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उत्पन्न हुआ, मतलब उद्भव हुआ। देखिए, ये मेन चीज स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। ठीक है, गर्मपंथी आंदोलन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, जो गर्मपंथी, देखिए, स्वदेशी आंदोलन हुआ और जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जो गर्मपंथी धड़ा था वो कहता था कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक ही सीमित न रहकर पूरे भारत में फैले। ठीक है, वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वो चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। ये गर्मपंथी लोगों की मांग थी। तो ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन से ये उत्पन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो स्वदेशी आंदोलन पर 2 राय बन गया। नरम दल जो था वो चाहता था कि ये बंगाल तक ही सीमित रहे, जो गरम दल चाहता था कि ये पूरे इस आंदोलन को पूरे भारत भर में फैलाया जाए। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ। अधिक नरमपंथी नेता कहां से थे। देखिए, नरमपंथी नेता कौन कौन से थे, आप थोड़ा सा ये जान लीजिए। देखिए, नरमपंथी नेताओं में दादा भाई नेरोजी थे। ठीक है, थोड़ा नाम बताता हूं, कभी कभी पूछ देता है आपको एग्जामों में। दादा भाई नेरोजी थे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता,
दिनास वाचा, दिनसा वाचा, ठीक है, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी, व्योमेश बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, ये कुछ नेता थे, ठीक है, ठीक है ना। ये कुछ नेता जो शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे, ये सारे नेता लगभग कहां से थे, शहरी क्षेत्र, तो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो वो दादा भाई नेरोजी थे। जो दादा भाई नेरोजी ने, आप जानते ही हैं, इन्होंने लगातार भारत को स्वशासन पर बल दिया, ठीक है। 1904 में दादा भाई नेरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की थी, 1904 में इन्होंने मांग किया था, ठीक है। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, ठीक है। 1906 में इन्हीं के अध्यक्षता में, ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में क्या क्या किया गया? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की मांग की गई, बहिष्कार आंदोलन यानी विदेशी मालों का बहिष्कार करना, ठीक है। बहुत सारे आंदोलन इन्होंने अपने कलकत्ता अधिवेशन में कराए, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वशासन की मांग की, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 4 सूत्री मांग इन्होंने किया था। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी खेमे से संबंध थे, ठीक है ना, उग्रपंथी नहीं था। तो ये वो बाल गंगाधर तिलक, मदन और गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो उदारवादी, ये गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? वो उदारवादी थे, नरमपंथी थे, ये क्या थे? नरमपंथी। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह, ये उधम सिंह होंगे, उपम सिंह नहीं, उधम सिंह, ये तीनों क्या थे? गरम दल के थे, यानी उग्रपंथी थे। गरम दल या उग्रपंथी एक ही बात हुआ, ठीक है, याद रखिए। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? उग्र राष्ट्रवाद, ठीक है दोस्तों, मैंने बताया, यानी ये पूछ रहा है गरम दल के बारे में, तो गरम दल से कौन? तो लाल बाल पाल, आप जानते ही हैं कि ये सब गरम दल से थे। बस बाल गंगाधर तिलक जो है, लाल बाल पाल के बारे में आप जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये नरमपंथी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और ये सब जो है उग्रवाद, मतलब ये उग्रपंथी थे। लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो देखिए दोस्तों, इसमें उग्र राष्ट्रवादी नेता कौन नहीं था, देख लीजिए ध्यान से। तो उग्रवादी राष्ट्रवाद नेता कौन नहीं था? फिर से वही क्वेश्चन आप देखिए, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरमपंथी थे, ठीक है, नरमपंथी थे। और ये लोग सब उग्रपंथी थे, उग्र राष्ट्रवादी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा की राजनीति का आरोप लगाया? प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो दोस्तों वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि ये अंग्रेजों से याचना करते हैं कांग्रेस के लोग, ठीक है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो दोस्तों मैंने बताया कौन थे वो दोस्तों, वो बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक उग्रपंथी थे, उन्होंने आरोप लगाया। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतुगत व समाप्त हो गई। कब समाप्त हो गई बताइए? देखिए, कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की सफलता ने देश के अंदर, खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा कर दिया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 के सूरत अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस की युवा नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित कर दिया और इन्होंने कांग्रेस को याचना की नीति त्यागने के लिए कहा, ठीक है। ये लोग उग्रपंथी थे और वो याचना अंग्रेजों से नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों कौन समाप्त हो गई? महात्मा गांधी के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, ठीक है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल की गई, ठीक है। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की कि ये अंग्रेजों के सामने याचना करते हैं और अंग्रेज इन्हें उपेक्षा की नजर से देखते हैं। उसमें से बाल गंगाधर तिलक ने किसने कहा था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने भीख मांगने वाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा दिया था, अंग्रेजों की उपेक्षा को देखकर।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव कब आया? तो देखिए 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ गया। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक। देखिए गरम दल के नेताओं में 3 ही प्रमुख थे जिनका नाम बार बार आता है। गरम दल के नेताओं में कौन कौन थे दोस्तों? लाल बाल पाल, याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाला लाजपत राय, और कौन हो गया दोस्तों? बिपिन चंद्र पाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछने के प्रबल चांसेस रहते हैं, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल। और एक अरविंद घोष भी थे, ठीक है, याद रखिए, अरविंद घोष भी थे, ठीक है। तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। तो 1906 के बाद ये ज्यादा प्रभाव में आ गए। निम्न में कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो यहां पे साफ दिख रहा है अरविंद घोष गरम दल से संबंधित थे, ठीक है। दादाभाई नौरोजी, जी.के. गोखले और एस.एन. बनर्जी, ये तीनों क्या थे? नरम दल के थे। निम्न में कौन एक उग्रवादी था? उग्रवादी तो कौन हो जाएगा दोस्तों? बताइए। बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये नरम दल के थे, ये गरम दल के थे। राष्ट्रवादी आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बताइए दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो ये बिपिन चंद्र यहाँ पे कौन नहीं था तो कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, ठीक है। लाल बाल पाल आप याद रखिए शॉर्ट में, लाल बाल पाल, ये तीनों क्या थे? गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? देखिए शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर हैं, आप जानते हैं। इन्हें पंजाब केसरी के भी नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को किसके नाम से? पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था? उदारवादी मतलब नरम दल, तो कौन होंगे? लाला लाजपत राय नहीं थे, लाल बाल पाल मैंने बताया, और ये तीनों के तीनों नरम दल से संबंधित है। तो आप देख लीजिए, कैटेगराइज कर लीजिए। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था? देखिए लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी को, इटली के क्रांतिकारी या इटली का राष्ट्रपिता, इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता, इटली के क्रांतिकारी जिन्हें इटली का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी, मैजनी को अपना राष्ट्रगुरु, राजनीतिक गुरु माना था। निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? मध्यम मार्गी तो बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे, उदारवादी नहीं थे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक कौन थे आप बताइए दोस्तों, आप जानते ही हैं। अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे, ठीक है। अरविंद घोष दोस्तों स्वदेशी के समर्थक थे। बंगाल विभाजन के बाद चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे, ठीक है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और लाला बिपिन चंद्र पाल थे, ठीक है। निम्न में किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास रखते थे। उन्होंने सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था, इसलिए उन्हें भारतीय अशांति का जनक लोकमान्य तिलक को कहा जाता है, ठीक है। इनको अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। यह उग्रवादी नेता थे। कौन थे? लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो किसने कहा था दोस्तों? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने? वी सिरोल, यहां पे नाम है वैलेंटाइन सिरोल, पूरा नाम है वैलेंटाइन सिरोल। निम्न में किसे भारतीय शांति का जनक? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखिए इसको। इनमें में किसे भारतीय शांति का जनक कहा जाता है? तो बाल बीजी तिलक को, ठीक है, याद रखिए। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्न में से किसने दया की वकालत कर कहा था संस्कृत के एक विज्ञान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये मैक्स मूलर ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? मैक्स मूलर ने, कि बीजी तिलक को सजा के पश्चात उन्होंने कहा था कि मुझे इनमें दिलचस्पी है। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मॉडले जेल वर्मा भेज दिया गया था। किसको दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है।
इन पे राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया था और इनको बर्मा भेज दिया गया था, वर्मा जेल में। ठीक है, वर्मा जेल में। 1960 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। कितने वर्षों की जेल हुई दोस्तों? 6 वर्षों की जेल हुई। ठीक है, वर्मा भेज दिया गया राजद्रोह में इनको। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। ठीक है ना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित इसलिए नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य और हिंदू धर्म ही हमारी उस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। तो उग्रवादियों ने हिंदू और मुस्लिम का एक साथ लेकर नहीं चले। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। इनमें से कौन सही है? देखिए, ए गलत है। ठीक है दोस्तों, ए गलत है और आर सही। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही श्री गणेश की पूजा शुरू की थी, गणपति की। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वो एक राष्ट्रीय उत्सव होगा और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? ऐसा करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। कब हो गई थी? 1 अगस्त 1920 को। उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, किसने उठाया था? मौलाना शौकत अली। ठीक है, तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, तो याद रखिए, तो इस ऑप्शन में यहाँ पे मोहम्मद शौकत अली हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन है। आप देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामों में मिलने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स में लेकर आ रहा हूँ पूरे साल भर का। 2021 जनवरी से लेकर दिसंबर तक का वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, आपको मिलेगा। अब देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।